पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट का स्पेशल शो आपके नेता कौन। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। बिहार इस वक्त 2025 के चुनावी मोड में है, इसलिए बिहार के हर विधानसभा की रिपोर्ट कार्ड आप तक पहुंचाएंगे। चुनाव से पहले हम आपको बताएंगे किस सीट पर है सियासी संग्राम, कहां होगा उलटफेर, किसकी चमकेगी किस्मत और कौन खाएंगे पटकनी। हम दिखाएंगे हर विधानसभा क्षेत्र की पूरी सियासत। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात होगी शिवहर लोकसभा क्षेत्र की। शिवहर लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों के 6 विधानसभाओं मधुबन, चिरैया, ढाका, शिवहर, रीगा और बेलसंड से मिलकर बना है। अब बारी बारी से सभी विधानसभाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले शिवहर विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, शिवहर जिले में स्थित शिवहर विधानसभा शिवहर, पिपराही, डुमरी, कटसरी और पुरनहिया प्रखंडों से मिलकर बना है। यहाँ की ज्यादातर आबादी गांव में बसी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। यहाँ धान, गेहूं, मक्का और दालों की खेती होती है। अब इसके विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास चलते हैं। सर, शिवहर विधानसभा का चुनावी इतिहास क्या है? देखिए, 2010 में जो चुनाव हुए थे, उसका जो परिणाम था उसमें सरफुद्दीन जो जदयू से चुनाव यहाँ पर जीते थे, 40,447 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर की अगर बात करेंगे तो 34%। प्रतिमा देवी बहुजन समाज पार्टी मतलब बीएसपी से चुनाव लड़ी थी, 38,816 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर 32% इनका रहा था। अजीत कुमार झा आरजेडी से चुनाव लड़े थे, 24,838 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर 21% था इनका। 2015 में जो चुनाव हुए उसका परिणाम कुछ इस तरह रहा। सरफुद्दीन जो है फिर जदयू से यहाँ चुनाव जीत जाते हैं, विधायक बनते हैं और 44,576 वोट मिलता है इनको। और वोट शेयर की बात करेंगे तो 30%। लवली आनंद भी 2015 में यहाँ से चुनाव लड़ी थी आपको शिवहर से, लेकिन लड़ी थी वो हमसे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से चुनाव लड़ी थी, जीतन राम मांझी की पार्टी से। 44,115 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 29% था। ठाकुर रत्नाकर जो है वह भी चुनाव लड़े थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 22,309 वोट इन्हें मिले थे। इनका वोट शेयर था आपको 15%। 2020 का जो चुनावी नतीजा रहा वह चेतन आनंद सिंह मतलब चेतन आनंद जो है आनंद मोहन के बेटे हैं, यह चुनाव जीते, आरजेडी से चुनाव जीते और 73,143 वोट इन्हें मिला। वोट शेयर इनका 42.69% रहा। और मोहम्मद सरफुद्दीन जो है जदयू से यहाँ चुनाव लड़े, 36,457 वोट मिले। वोट शेयर इनका 21.28% रहा। विजय कुमार पांडे एलजेपी से लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े, 18,748 वोट इन्हें मिला था। वोट शेयर इनका 10.94% रहा। सर, इस विधानसभा के जातिगत आंकड़े की अगर बात की जाए तो क्या कुछ समीकरण? देखिए, एकदम संक्षेप में बता रहे हैं और टू द पॉइंट ये है कि 10% आबादी जो है अनुसूचित जाति है, 15% यहाँ मुस्लिम आबादी है। हाँ, मतलब मायने रखता है। इसके अलावा आपको ब्राह्मण भी हैं और राजपूत भी हैं, सवर्ण में तमाम जातियां हैं। फिर आपको छोटी छोटी जो जातियां होती हैं वो भी हैं, वैश्य भी हैं। तो मतलब मिश्रित। निर्णायक कौन होते हैं? देखिए, निर्णायक यहाँ पे राजपूत राजपूत वोट का है कि अगर एकजुट हो जाए, जिधर चला जाए उधर होता है। तो कई बार एनडीए, कई बार आरजेडी, तो उलट पुलट का खेल यहाँ पर चलता रहता है। सर, क्या कुछ है यहाँ की जो समस्याएं क्या कुछ है जिन देखिए, आप शुरुआत में बताए ही थे, चूंकि कृषि प्रधान इलाका है ये, और कृषि में आपको यहाँ पर जो आप बोले थे कि धान है, गेहूं है, मक्का, किसानों को उचित मूल्य, ठीक है, और सही बाजार मिले। बाजार सही मिलेगा तो बाजार अगर उपलब्ध हो जाएगा तो कीमत भी अच्छी मिल जाएगी। तो एक मसला यहाँ पे ये भी है। अपराध
भी एक यहाँ मसला है, मुद्दा है। इस बार का जो मुद्दा है वो करीब करीब सीटों पे इस तरह की चर्चा है लोगों में। और फिर आपको जैसे बेहतर अस्पताल, मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पताल है, सुविधाएं कम है और सुविधा होनी चाहिए। विशेषज्ञ डॉक्टर की संख्या जो है कम है, तो ये सब है वहां पर। फिर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सड़कें हैं लेकिन अच्छी नहीं है, तो अच्छी सड़कें, ठीक है। अब हर लोगों के मन में होता है ना, अरे उस गांव में बेहतर है, मेरे पंचायत में नहीं है, ये है, तो ये है मुद्दा। और आगे सर धुरंधरों की अगर बात करें, यहाँ से तैयारी में कौन कौन लोग? देखिए, वैसे अगर कहिएगा, टेक्निकली कहिएगा तो चेतन आनंद सिंह, ये चेतन आनंद कह लीजिए, तो पार्टी तो उनकी है आरजेडी, लेकिन है वो जदयू में नीतीश कुमार के साथ, तो समीकरण यहाँ बदल रहा है। अब क्या होगा कि चेतन आनंद तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ये हो गए। अब सबसे ये सरफुद्दीन है, मोहम्मद सरफुद्दीन, ये क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एकदम यहाँ पर घूमी हुई चीजें हुए। तो अब हमको लगता है, मतलब चर्चा है कि कोई नया चेहरा जो है आरजेडी से वहां हो सकता है, और कई लोग रेस में हैं, लेकिन अभी बहुत मतलब खुलकर नहीं आ रहे हैं। दिन भी उस तरफ मूव कर सकते हैं, सियासत है, हम इसीलिए जोर देकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जदयू से वो लड़ा करते थे, जदयू में अब ये चले आए हैं, तो लोग मौके की तलाश में रहते हैं। तो अभी खुलकर यह बात नहीं आ रही है सरफुद्दीन के द्वारा कि वह आरजेडी ज्वाइन कर लेंगे या क्या करेंगे, क्या नए लड़ाके भी हो सकते हैं, अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं शिवहर में। तो इसके बाद सर इस पूरे विधानसभा को लेकर आपकी विश्लेषणात्मक राय क्या है? देखिए, एनडीए यहाँ मजबूत है, लेकिन 15% चूंकि मुस्लिम आबादी है, तो अगर बहुत बढ़िया तगड़ा कोई कैंडिडेट अगर उतार दे महागठबंधन, तो बाजी पलट सकती है। वैसे चेतन आनंद अगर एनडीए से आते हैं तो भारी पड़ते हुए अभी फिलहाल दिख रहे हैं, और चूंकि चुनाव है तो बहुत सारे समीकरण बदलते हैं, नए जुड़ते रहते हैं, तो बात आगे की बात आगे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल चेतन आनंद आगे दिख रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मधुबन विधानसभा की। पूर्वी चंपारण जिले में स्थित मधुबन विधानसभा मधुबन, पकड़ी दयाल और फेनहारा प्रखंडों से मिलकर बना है। मधुबन पूर्वी चंपारण के मध्य में स्थित है। यह क्षेत्र बिहार के मध्य गंगा मैदान का उपजाऊ हिस्सा है। यहाँ धान, गेहूं, मक्का की खेती होती है और आम के बागान व नहरें आम है। अब चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर, मधुबन का क्या चुनावी 2010 का बता रहे हैं। शिवजी राय जदयू से प्रत्याशी थे, विधायक बने, 40,478 वोट इन्हें मिला था। वोट शेयर 39%। राणा रणधीर आरजेडी से प्रत्याशी, 30,356 वोट मिले थे। वोट शेयर इनका 30% रहा था उस समय में। राजेश कुमार रोशन उर्फ बबलू देव भी चुनाव लड़े थे 2010 में कांग्रेस से। 15,248 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 15% रहा था। 2015 का जो चुनावी इतिहास है वो है राणा रणधीर जो है बीजेपी में आ जाते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। 61,054 वोट इनको मिलता है। वोट शेयर 44% रहा। शिवजी राय जो है जदयू से चुनाव लड़ते हैं। 44,832 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर 32% इनका। संतोष कुमार मधुकर बीएसपी से चुनाव यहां लड़ते हैं और 12,366 वोट इन्हें प्राप्त होता है। वोट शेयर इनका 9%। 2020 का जो चुनावी इतिहास है, राणा रणधीर सिंह जो है फिर चुनाव जीतते हैं आपको भाजपा से, अभी फिलहाल विधायक हैं वो। इनको वोट मिला 73,179 वोट। वोट शेयर 47.69%। मदन प्रसाद सिंह आरजेडी से 67,301 वोट मिले इन्हें। वोट शेयर इनका 43.86%। और मजेदार बात यह है कि नोटा पर भी बटन दबा था और 3732 वोट जो है नोटा को मिला था, बटन दब गया था इस पर। हाँ, यानी मतलब नोटा का वोट शेयर बता रहे हैं आपको 2.43%। तो ये हाल था वहां पर।
और सर जातिगत समीकरण क्या है? यहाँ मधुबन में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है, ब्राह्मण है यहाँ पर, राजपूत जो है वह भी वोटर हैं, कुशवाहा हैं, रविदास वोटर भी हैं, और कुशवाहा और रविदास जो है यहाँ पर आपको निर्णायक भूमिका में हो जाते हैं। और इस बार चूंकि 2,47,000 मतदाता थे, लेकिन इस बार चूंकि बदलाव होना है तो उसमें ऊपर नीचे वोटरों की संख्या में हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए। मुद्दे सर क्या कुछ हैं यहाँ? देखिए यहाँ का मुद्दा वही है, चूंकि इलाका करीब करीब वही है मुद्दा। यहाँ पलायन, रोजगार, मतलब बड़ा उद्योग नहीं है कुछ इस इलाके में, तो लोगों के मन में यही कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ लगे ताकि लोग जो है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कोलकाता, बेंगलुरु, तमिलनाडु लोग नहीं जाएं। तो पलायन यहाँ का भी एक बड़ा मुद्दा है। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी शिक्षा, ठीक, यहाँ का भी एक बड़ा मुद्दा है। और यहाँ के धुरंधर सर? धुरंधर में तो 2 नाम हम बताएंगे अभी। चेहरे बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग उन्हीं चेहरे को बता रहे हैं जो पैमाने पर खरे उतरते हैं। स्थापित चेहरे हैं। स्थापित राणा रणधीर चूंकि विधायक हैं तो सीटिंग है, तो राणा रणधीर वाले विधायक माने जाते हैं। हाँ ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ चर्चा पटना तक कहते मंत्री कहाँ नहीं बने। फिर आप चर्चा की बात अगर कीजिएगा तो मंत्री क्यों नहीं बने, चलिए वो अलग बहस की बात है। कि राणा रणधीर सिंह आपको प्रबल दावेदार, सिटिंग विधायक होने के नाते, और राजद से मदन प्रसाद सिंह, बीजेपी से भी बहुत लोग जो है आपको पटना में भी दरवाजा खटखटा रहे हैं। किनका? प्रदेश अध्यक्ष का, और दिल्ली भी दौड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, कोई अरे उस सिंह साहब के यहाँ जाओ, कोई मिश्रा जी के यहाँ जाओ, कोई झा जी के यहाँ जाओ, लोग दौड़ रहे हैं टिकट के लिए कि अब हमको मौका मिले। और इधर मदन प्रसाद सिंह तो राजद से बताए ही महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे, मजबूत चेहरा है यहाँ पर, तो राजद में भी आपाधापी है। लोग जो है चुपके कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मौका मिल जाए, लेकिन 2 बड़े नाम यहाँ पर हैं, 2 बड़े चेहरे हैं। और सर अंत में अगर आपके राय की बात करें इस विधानसभा को लेकर, देखिए मधुबन विधानसभा सीट का जो है अलग अलग राजनीतिक दलों का यहाँ खाता खुलता रहा है, जिसमें से 15 चुनावों में इस सीट पर जो है कांग्रेस 3 बार सीपीआई, 2 बार जदयू, राजद, जनता दल, 1 बार भाजपा और जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। ये आप अगर अंतिम टिप्पणी अगर कहेंगे तो हमको लगता है कि मजबूत हैं राणा रणधीर सिंह, जो आप कह भी रहे हैं, ठीक है, और तो भारी पड़ सकते हैं, लेकिन मदन प्रसाद सिंह को कमतर आंकना हो सकता है कि भूल हो जाए इस बार। राजपूत वोटरों में अगर सेंधमारी करता है राजद या महागठबंधन तब कुछ हो सकता है। तो आप ये समझिए ना कि इस बार मुद्दे भी बदले हुए हैं, माहौल भी बदला हुआ है, तो किस तरीके से चीजें आगे कंटिन्यू करेगी उन सब चीजों पर निर्भर है। लेकिन एनडीए अगर फिलहाल देख रहे हैं तो एनडीए यहाँ भी अभी मजबूत दिख रहा है। तो चलिए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं चिरैया विधानसभा की। देखिए पूर्वी चंपारण जिले में स्थित चिरैया विधानसभा क्षेत्र चिरैया और पताही प्रखंडों से मिलकर बना हुआ है। अब इसके विश्लेषण के लिए सीधे चलते हैं चंदन सर के पास। चंदन सर, चिरैया का क्या चुनावी इतिहास? 2010 का इतिहास बता रहे हैं। अवनीश कुमार सिंह जो हैं बीजेपी से चुनाव जीते थे, 39,459 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 35% रहा। लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव आपको आरजेडी से चुनाव लड़े, 24,631 वोट मिले। वोट शेयर इनका 22% रहा। मनोज कुमार सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़े, 20,287 वोट इन्हें मिला था। वोट शेयर इनका 18% था। 2015 में लाल बाबू प्रसाद गुप्ता बीजेपी से चुनाव जीत जाते हैं, 62,831 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर 42%। लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं, 58,457 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर 39% इनका था। अवनीश कुमार सिंह जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 12,172 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर इनका
8% रहा। 2020 की बात आपको बता रहे हैं, लाल बाबू प्रसाद गुप्ता वर्तमान में विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, 62,904 वोट इन्हें मिला। वोट शेयर इनका 37.62%। अक्षय लाल यादव आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं, 46,030 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर इनका 27.53%। लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, 16,395 वोट। वोट शेयर इनका 9.81%। जातिगत आंकड़े क्या हैं सर यहाँ के? देखिए, यहाँ के जो जातिगत आंकड़े हैं चिरैया के, इसमें यादव जाति का दबदबा है चिरैया में, निर्णायक भूमिका में है। मुस्लिम भी है, लेकिन यादवों का अब समझ आइए कि जहां यादव वहां समझ रहे हैं ना क्या है, राजद। ठीक है, कहीं कहीं सेंधमारी है, लेकिन राजद मजबूत है। हालांकि बीजेपी सेंधमारी कर ली थी, माने नहीं होता ईबीसी और ओबीसी मिला जुला करके, कुशवाहा और छोटी छोटी जातियों को मिला करके बाजी मार लेती है वैसे वोट को लेकर के, कुछ भूमिहार, कुछ ब्राह्मण, कुछ राजपूत, ऐसे करके। तो इस बार अब देखने वाली बात ये है कि होता क्या है यहाँ पे, लेकिन यादवों का यहाँ पे एकदम दबदबा, अगर जातीय समीकरण से अगर कहेंगे तो। सर क्या कुछ है, किन मुद्दों पर चुनाव? देखिए, चिरैया प्रखंड के अंतर्गत है। सिकरहना नदी के गौरिया घाट पर पुल निर्माण की मांग जो है यहाँ वर्षों से हो रही है, मांग पूरी नहीं हुई है, तो यह भी चुनावी मुद्दा है। पताही प्रखंड के खोरी पाकर घाट पर बागमती नदी में पुल निर्माण कर सीतामढ़ी से जोड़ने की मांग, यह भी अधूरी है वर्षों से। क्षेत्र में बाढ़, सिंचाई की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। यहाँ पर नहरों में पानी की कमी किसानों को प्रभावित करती है। भ्रष्टाचार और अपराध भी जनता की चिंता यहाँ पर बढ़ाती है। मधुबनी का गांधी आश्रम, जहां महात्मा गांधी ने चरखा से धागा बनाकर खादी कपड़ों का निर्माण शुरू किया था, क्षेत्र की पहचान है। जनता की एक बड़ी मांग है, बहुत लंबी मांग है बहुत दिनों से, कि यहाँ पर जो आश्रम है उसका जीर्णोद्धार किया जाए। तो ये सब जो है, और जीर्णोद्धार करने के बाद इस आश्रम का गांधी सर्किट से उसको जोड़ा जाए, मतलब टूरिज्म डेवलप किया जाए पर्यटन स्थल के रूप में। तो ये सब मांग है, यहाँ पर मुद्दा चुनावी हो सकता है। लड़ाके कौन कौन हैं धुरंधर? देखिए, महागठबंधन से राजद के लक्ष्मी नारायण यादव और अक्षय लाल प्रसाद यादव, ठीक है। एनडीए भाजपा से यहाँ पर लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, जदयू के सुभाष सिंह भी मैदान में हैं। मतलब उनको लग रहा है कहीं सीट में अदला बदली हो गई, कुछ हो गया तो बाजी मार लेंगे। जदयू भी लगी हुई है सीट, चूंकि चर्चा भी तो है जो कई सीटें अदला बदली हो सकती है। हालांकि सीटिंग सीट है तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि भाजपा ये कर ले। वैसे जनसुराज भी, तो बता ही रहे हैं हम लोग लगातार, जनसुराज भी अपना पैर पछाड़ने की कोशिश कर रही है। तो इंजीनियर संजय सिंह भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा हम नहीं जानते, लेकिन दावेदारी है वहां पर। अंत में सर आपके विश्लेषणात्मक राय? देखिए, अगर विश्लेषण की बात करेंगे तो जो वोट समीकरण है, जो चीजें हैं, तो उसमें एनडीए चूंकि सीटिंग भी है, तो एनडीए चाहेगी कि हर हाल में सीट जो है उसके पास रहे। अब देखने वाली बात, अदला बदली अगर सीट हो जाती है तो बहुत सारे समीकरण बदलेंगे नहीं। अगर बीजेपी के पास रहती है तो बाजी मार सकती है, अगर सीट बदलती है तो फिर वहां पे बहुत सारा मामला फंस जाएगा, कांटा यहाँ पर फंसेगा। अब हम लोग बात कर लेंगे ढाका विधानसभा की। पूर्वी चंपारण जिले में स्थित ढाका विधानसभा क्षेत्र ढाका और घोड़ासहन प्रखंडों से मिलकर बना है। ढाका उत्तर बिहार का एक व्यस्त कस्बा है जो भारत नेपाल सीमा के समीप स्थित है और सिकरहना अनुमंडल का मुख्यालय भी है। ढाका एक स्थानीय व्यापारिक केंद्र के रूप में भी उभरा है। अब इसके चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर क्या है यहाँ का चुनावी इतिहास? 2010 की बात बताते हैं। पवन कुमार जायसवाल निर्दलीय जीते थे चुनाव 2010 में। 48,100 वोट इनको मिला था। वोट शेयर 38%। फैसल रहमान जदयू से चुनाव लड़े थे, 46,451 वोट मिले थे। वोट शेयर 37%।
नेक मोहम्मद जो है लोक जनशक्ति पार्टी मतलब एलजेपी से चुनाव लड़े थे, 13,418 वोट इन्हें मिले थे, वोट शेयर 11%। अब 2015 की बात बताते हैं। फैसल रहमान जो है आरजेडी से चुनाव लड़े, 2015 में चुनाव जीते भी, 87,458 वोट मिले, वोट शेयर इनका 47% था। पवन जायसवाल जो है बीजेपी से चुनाव लड़े थे 2015 में और चूक गए थे, 68,261 वोट इन्हें मिले थे, वोट शेयर इनका 37% था। राम पुकार सिन्हा यहां से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, 20,160 वोट मिले थे इनको, वोट शेयर 11% था इनका, राम पुकार सिन्हा। आरएसपी वाले राम पुकार सिन्हा। हाँ, अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा का ही है। 2020 में जो है पवन जायसवाल बीजेपी से चुनाव जीत जाते हैं, 99,792 वोट इनको मिलता है, वोट शेयर 48.01%। फैसल रहमान जो है आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं, 89,678, एकदम कड़ी टक्कर, और फैसल रहमान का वोट शेयर 43.15%। राम पुकार सिन्हा भी चुनाव लड़े थे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से, आरएलएसपी से, 10,932 वोट मिले थे इनका, वोट शेयर इस चुनाव में लेकिन कम हो जाता है, 5.26%। मतलब इनका वोट उधर ट्रांसफर होता है पवन जायसवाल की तरफ, कह सकते हैं। अब इसके जातिगत समीकरण की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जातीय समीकरण की बात करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, मुस्लिम वोटरों का वर्चस्व एकदम जबरदस्त, 32% मुस्लिम वोटर हैं यहाँ पर, ठीक है। यादव 7% और अन्य जातियां 61% हैं, समझ गए। निर्णायक भूमिका में अल्पसंख्यक समाज, मतलब आप समझिए कि जातीय रूप से विविध और राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील बनाती है इस सीट को, 32% मुस्लिम। फिर भी पवन जायसवाल जीत कर आए हैं सर। हाँ, तो क्या हुआ कि मुस्लिम एक तरफ, तो यादव जो 7% है यहाँ छलांग मार के पवन जायसवाल के तरफ, मतलब यहाँ हिंदू और मुस्लिम का कार्ड चलता है। अच्छा सर, यहाँ के अगर मुद्दे की बात करें तो मुद्दे क्या कुछ हैं? देखिए, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बुनियादी ढांचे हैं, आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दे आज भी यहाँ के लिए बने हुए हैं। और अगर कहेंगे तो क्षेत्र की जनता जो है यहाँ पर अस्थाई डिग्री कॉलेज की मांग है, आपको रेलवे लाइन से जुड़ाव है की मांग है, ढाका जो नगर परिषद में अस्थाई बस स्टैंड बनाने की मांग है, फिर क्षेत्र में बारिश है, जल जमाव, सिंचाई, पानी की कमी, नहरों में कृषि योग्य समय पर पानी जो नहीं मिलता है वो है, फिर ढाका के अस्पताल में चिकित्सकों के और संसाधनों की भारी कमी, ये है, भ्रष्टाचार भी मामला है, अपराध की भी शिकायतें हैं। हाँ, तो मुद्दा यहाँ बहुत कुछ है। और धुरंधर सर, पवन जायसवाल तो है ही, ठीक है, बीजेपी से, महागठबंधन से फैसल रहमान हो गए, जनसुराज से डॉक्टर एलवी प्रसाद का नाम आ रहा है, और AIMIM जो कि 32%, ठीक है, तो AIMIM मतलब ओवैसी जी की पार्टी, राणा रणजीत सिंह मैदान में। रणजीत सिंह है, कंफ्यूज मत होइएगा, वहां राणा रणधीर सिंह थे, अरे उन्हीं के भाई ना है। ठीक है, तो राणा रणजीत सिंह मैदान में उतर सकते हैं। और यह भी जान लीजिए, अब सीट किसके पास जाती है नहीं जाती है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राम पुकार चूंकि लगातार 2 बार चुनाव लड़े हैं, तो इस बार भी कमर उमर बांध लिए हैं, बोले चुनाव तो लड़वे करेंगे, प्रवक्ता है, काफी एक्टिव रहते हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि बीजेपी सीट देगी, क्या करेंगे, या फिर निर्दलीय लड़ेंगे, क्या करेंगे तो वो जाने, लेकिन कमर तो कसे हुए हैं, छाती तो ठोक रहे हैं कि लड़ेंगे राम पुकार सिन्हा। आपकी राय सर इस पूरे विधानसभा को? देखिए, यहाँ जो है ना, आप समझ ही रहे हैं कि AIMIM भी कूदी हुई है, तो मुस्लिम वोटरों का वर्चस्व है, और मुस्लिम और यादव, अगर यादव नहीं टूटे, ठीक है, हिंदू के नाम पर, तो महागठबंधन जो है पटकनी दे सकता है भाजपा को, पवन जायसवाल को। हाँ, अवसर है, लेकिन यहाँ पर चूंकि चुनाव आता है तब तक चीजें बदल जाती हैं। पवन जायसवाल एक्टिव भी रहते हैं, हाँ, एक्टिव भी रहते हैं, अच्छे नेता हैं, तो और जमीन, लोग कहते यही है कि जमीन पर उनकी पकड़ है, ठीक है, और सियासी समीकरण ऐसा बन जाता है, तो इस बार भी कुछ अगर वही सियासी समीकरण बना
तब तो फिर पवन जायसवाल रिपीट कर जाएंगे। सीटें अगर बदल गई, जैसे कुछ लोग नजर लगा के रखे हैं गिद्ध की तरह कि एकदम हम सीट ले लेंगे, जैसे आपको बताया नहीं राम पुकार सिन्हा ही, उपेंद्र कुशवाहा तो चाहेंगे कि उनके खासम खास है राम पुकार सिन्हा, तो मिल जाए। ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा उस समय में, तो फिर हम लोग बाद में बताएंगे दर्शकों को, लेकिन अभी इतना समझ जाइए कि पवन जायसवाल भारी है। चलिए अब बात कर लेते हैं रीगा विधानसभा की। देखिए सीतामढ़ी जिले में अवस्थित रीगा विधानसभा क्षेत्र रीगा, बैरगनिया और सुप्पी प्रखंडों से मिलकर बना है। रीगा सीट बिहार के सीतामढ़ी जिले में पड़ती है। यह मिथिला की विरासत से जुड़ी हुई है, जिसे मां सीता का जन्म स्थान माना जाता है। इसे नेपाल का एंट्री गेट भी कहा जाता है। बंद पड़ा चीनी मिल भी यहाँ के चर्चाओं में शामिल रहता है। अब इसके चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर, क्या है रीगा का चुनावी इतिहास? 2010 में मोतीलाल प्रसाद बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं। 48,633 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर इनका 40%। अमित कुमार कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, 26,306 वोट मिलते हैं। वोट शेयर इनका 22%। और इधर नगीना देवी एलजेपी से चुनाव लड़ती हैं, 18,562 वोट यह प्राप्त करती हैं। वोट शेयर इनका 15% रहा था। 2015 का इतिहास कहता है कि अमित कुमार जो हैं कांग्रेस से चुनाव जीत जाते हैं, विधायक बनते हैं। 79,217 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर 49%। मोतीलाल प्रसाद बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और 56,361 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर इनका 35%। अतुल बिहारी मिश्रा जो है सीपीआई के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और 4,262 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर इनका 3% रहा। 2020 का जो चुनावी इतिहास है वो है मोतीलाल प्रसाद जो है यहाँ फिर चुनाव जीत जाते हैं। हाँ, चुनाव जीत जाते हैं और 95,226 वोट इनको मिलता है। वोट शेयर इनका 53.07% था। अमित कुमार टुन्ना जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, 62,731 वोट इन्हें प्राप्त होता है। वोट शेयर इनका 34.96%। मुन्नी सिंह जो है बीएसपी से चुनाव लड़ती हैं और 4,255 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर इनका 2.37% था। और सर, जातिगत समीकरण क्या कुछ है यहाँ का? रीगा जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें यादव, राजपूत, ब्राह्मण जातियों की आबादी सबसे अधिक है। मतलब आप समझ गए होंगे। इसके अलावा भी छोटी छोटी जो जातियां हैं वो निर्णायक भूमिका में होती है। और सबसे बड़ा अगर किसी के हाथ में यहाँ छड़ी है तो कोयरी, कुशवाहा, ठीक है। कुशवाहा अगर इधर चला जाए उधर चला जाए तो जिधर जाए कुशवाहा उधर सत्ता की चाबी। तो कुशवाहा चूंकि कुशवाहा पे इस बार बहुत राजनीति हो रही है पिछले लोकसभा चुनाव से ही, तो कुशवाहा फिर इस बार निर्णायक भूमिका में होंगे। कुशवाहा वोटर यहाँ पर वैसे अगर देखिएगा तो अगर राजपूत नहीं छिटके महागठबंधन में नहीं जाए तो एनडीए मजबूत बाजी मार सकती है। राजपूत नहीं छिटके, कुशवाहा वोटर नहीं छिटके। और सर, मुद्दे क्या कुछ है यहाँ पर? देखिए, अगर मुद्दे की बात करेंगे यहाँ पर तो बुनियादी जो ढांचे होते हैं उसकी कमी है। अस्थिर संपर्क व्यवस्था भी है, रीगा की एक सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। और चूंकि आबादी 90% आबादी जो है इस विधानसभा क्षेत्र में गांव में रहती है, तो कृषि प्रधान इलाका है। विकास जो है यहाँ पर सीमित है। ये बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कि विकास सीमित है। लोग अब भी बेहतर विकास की बाट जो हो रहा है। आगे बढ़ते सर, यहाँ के धुरंधर कौन कौन है, कौन कौन चुनावी मैदान में है? धुरंधर में कहेंगे तो मोतीलाल प्रसाद तो हैं ही, मंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं। तो वो भी फिर से उन्हें उम्मीद है कि उन्हें टिकट पार्टी देगी और वह चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप कहिएगा तो अमित कुमार टुन्ना जो हैं वह भी, उनका भी नाम आ रहा है। और कांग्रेस के तरफ से, मतलब महागठबंधन में यह सीट उम्मीद है कि कांग्रेस अपने पाले में लेगी और अमित कुमार टुन्ना उधर से प्रत्याशी हो सकते हैं। वैसे छुपे हुए कई रुस्तम हैं उस विधानसभा में जो इधर उधर देख रहे हैं। अब आपकी क्या राय है सर इस विधानसभा?
देखिए यहाँ अगर बहुत कोई राजनीतिक उलटफेर नहीं हुआ तो मोतीलाल प्रसाद की जीत जो है तय मान के चलिए, मतलब मजबूत है ये, ठीक है। परिवार से भी आते हैं और मंत्री भी बन गए हैं। और इतिहास भी है कि जब बीजेपी और जदयू साथ मिलकर लड़ती है तो बढ़िया बढ़िया पहलवान को उठा के पटक देती है। तो इस बार चूंकि गठबंधन है 2020 की तरह ही, और इसमें इस बार लोजपा भी है, तो बहुत मजबूत हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं हाँ कि अगर बहुत कोई उलटफेर नहीं हुआ तो मोतीलाल प्रसाद जो है कि लोग कह रहे हैं कि जीत जो है तय समझिए। चलिए अब अंत में चलते हैं बेलसंड विधानसभा की ओर। देखिए सीतामढ़ी जिले में ही अवस्थित बेलसंड विधानसभा बेलसंड और परसौनी प्रखंडों से मिलकर बना है। इस सीट की पहचान बिहार के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद की कर्मभूमि के रूप में भी होती है। अब इसके चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सल के पास, क्या है सर यहाँ का चुनावी इतिहास? ये 2010 में सुनीता सिंह चौहान जदयू से चुनाव जीती थी। 38,139 वोट इन्हें मिला था। वोट शेयर इनका 39% था। संजय कुमार गुप्ता आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं। 18,559 वोट इन्हें मिलते हैं। इनका वोट शेयर 19% था। ताहिर अनीस खां जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं। 13,996 वोट मिलता है। वोट शेयर इनका 14%। 2015 में सुनीता सिंह चौहान जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीतती हैं। 33,785 वोट मिलता है। वोट शेयर इनका 28%। मोहम्मद नशीर अहमद लोक जनशक्ति पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं और 28,210 वोट मिलता है। वोट शेयर इनका 23%। और 2015 में वैद्यनाथ प्रसाद जो है निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। 11,366 वोट इन्हें मिलता है। इनका वोट शेयर जो है 9% था। 2020 का जो चुनाव था उसमें संजय कुमार गुप्ता आरजेडी से यहाँ चुनाव जीत जाते हैं। 49,682 वोट मिलता है। वोट शेयर इनका 35.71% था। सुनीता सिंह चौहान जो है चूक जाती हैं, हार जाती हैं चुनाव जदयू की प्रत्याशी के तौर पर। 35,997 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर इनका 25.87% था। और ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जो है आपको RLSP उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो उस समय थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। 18,999 वोट इनको मिलता है। वोट शेयर इनका 13.66% था। सर जातिगत समीकरण क्या कुछ है? देखिए इस सीट पर राजपूत, मुस्लिम और यादव मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। ये तीनों जातियां किसी भी प्रत्याशी को हरा सकती है और जिता भी सकती है। राजपूत, मुस्लिम और यादव। रविदास पासवान भी निर्णायक भूमिका में है। मुस्लिम और यादवों का जो गठजोड़ होता है अगर वो कायम रहता है, हाँ माई समीकरण MY समीकरण यहाँ बहुत जबरदस्त है, तो समझिए कि बहुत असरदार साबित होता ही रहता है। तो इस बार भी अगर ये चीजें यही रही तो फिर से आरजेडी यहाँ मजबूत दिखता है, महागठबंधन यहाँ मजबूत दिखता है। मुद्दे क्या कुछ हैं सर यहाँ? देखिए मुद्दे जो है यहाँ पर पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, अस्पताल हैं, सुविधा कम है, विशेषज्ञ डॉक्टर कम है, मतलब एजुकेशन, मतलब स्कूल कॉलेज जो है, अच्छे टीचर, अच्छे स्कूल, इन सब चीजों का मतलब यहाँ भी बड़ा मुद्दा है। और अपराध का यहाँ भी मुद्दा है। अपराध लोगों के, हर लोगों के जुबान पर है कि अपराध कंट्रोल होना चाहिए। धुरंधर सर चुनावी, देखिए संभावित प्रत्याशी अगर कहेंगे तो मुकाबला आरजेडी और जदयू के बीच ही होना है। और इसमें फिर यही है कि सुनीता सिंह चौहान फिर से प्रत्याशी हो सकती है। ये है। और संजय गुप्ता तो सिटिंग है, तो इसलिए आरजेडी और संजय गुप्ता की छवि लगता है कि अच्छी है और कोई ऐसा नहीं है पटना तक नहीं, अभी तक नहीं है। अब वैसे बहुत बात होता है ना, हाँ अब बहुत बात में कुछ हो तो वो अलग है, लेकिन संजय गुप्ता मजबूत प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, तो ज्यादा चांस है कि ये फिर से चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे और सुनीता सिंह चौहान इनको टक्कर यहाँ पर देंगी। और खास यही है कि 2020 में तो
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अलग लड़ी थी, उसका वोट और वोट शेयर जोड़ लीजिए। अगर ये सब मिल जाता है तो सुनीता सिंह चौहान भारी पड़ सकती है। लेकिन अगर उस समय के इतिहास को देखिएगा तो चूंकि वोट शेयर 13.66% था, किनका? तो ठाकुर धर्मेंद्र सिंह का। तो उपेंद्र कुशवाहा चाहेंगे कि हमको मिल जाए सीट, हमको भी मिल जाए। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह एक बड़े चेहरे हैं, वहाँ किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, तो ये कोशिश वहां होगी। लेकिन अब देखिए सीट जाती है कि नहीं। अगर यही समीकरण रहता है तो सुनीता सिंह चौहान फिर से वहां पर ताल ठोकेंगे। इस विधानसभा को लेकर सर आपकी राय क्या है? देखिए इस विधानसभा की यही है कि यहाँ माई समीकरण बहुत मजबूत है और मुस्लिम यादव नहीं टूटे तो मुश्किल है एनडीए के लिए इस सीट पर कब्जा करना, मतलब किला फतह करना, चुनाव जीतना। चलिए, तो आपने देखा, सुना और समझा, राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, जनभावनाओं का आईना है। और हमारी कोशिश है आपको दिखाएं वो तस्वीर जो भाषणों में नहीं, जमीन पर दिखती है। हम लाते रहेंगे आपके लिए हर विधानसभा की गहराई से पड़ताल, बिना लाग लपेट, बेबाक अंदाज में। अगर आपको लगा कि यह विश्लेषण था सटीक तो जुड़िए हमारे साथ अगली विधानसभा की जमीनी हकीकत जानने और समझने के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज हाट पर जारी है। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए न्यूज हाट। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर रखें। और अगर अब तक आपने हमें फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, कहीं कोई इंपॉर्टेंट स्टोरी छूट न जाए। धन्यवाद।